My name is R.D. Tiwari. Today's topic Aufbau principles and N plus L rule. अब Aufbau principle and N plus L rule के मतलब क्या होता है? इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो ये मीन्स निकाला जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का भरने का जो क्रम है वह किस तरह से होता है, ये निर्धारित करता है Aufbau प्रिंसिपल. एंड N plus L rule का मतलब होता है मीन्स है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम बाद में बताएंगे. सबसे पहले Aufbau प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे. क्या है Aufbau प्रिंसिपल? तो Aufbau प्रिंसिपल का मतलब है बिल्डिंग्स. Aufbau किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. कोई स्टूडेंट्स Aufbau को साइंटिस्ट का नाम दे देते हैं, मैं पूछता हूं कभी कभी, जो कि गलत. Aufbau मीन्स होता है बिल्डिंग. तो बिल्डिंग का मतलब कोई घर का निर्माण नहीं करना है. बिल्डिंग का मतलब है कि हमें ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करना है. कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, कैसे कम एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, ये क्रम Aufbau हमें बताता है. इसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन्स की जो लोवेस्ट एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है उसको अपन देखते हैं इसमें से Aufbau प्रिंसिपल्स. तो Aufbau प्रिंसिपल्स का जो सीक्वेंस है, ऑर्बिटल्स कैसे कैसे भरते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पहले आने चाहिए, कौन से ऑर्बिटल्स बाद में आने चाहिए, ये Aufbau प्रिंसिपल हमें बताता है. तो इसके बारे में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ही सरल फार्मूला. कुछ लोगों से नहीं बनता है कि 1s आएगा कि 2s आएगा कि 3s आएगा कि 4s, कभी कभी गलती हो जाती है. तो उसको एक हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपसे बन जाएगा. इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे. 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s and 8s. ये 1 से लेके 8s तक का इसका फॉर्मेशन करेंगे. सबसे पहले इसको हम बनाएंगे. इससे बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, राइट. इसके बाद हम 3s यानी कि 3p 2p 3p 4p 5p and 6p and 7p. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम p ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे. उसका ऑर्बिटल्स यानी कि 2p 3p 4p 5p 6p 7p, राइट. इसको पहले इस तरह से बनाना है, तब आपसे बनेगा उसका सीक्वेंस कैसे कैसे बनाएंगे. इसके बाद फिर 3d 4d 5d and 6d. इसके बाद d ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे. ये ध्यान रखना है कि शुरू का एक एक क्रम से कैंसिल करते जाना है, मतलब कम करना है, तब जाके बनेगा. इसके बाद फिर 4f 5f ये फॉर्मेशन करेंगे. अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया. अब इसको हम सीक्वेंस कैसे बनाएंगे ये देखना है. अब ये जो हम लाइन बना रहे हैं ये क्रम है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे. ये स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद रखना है. यानी कि 1s के बाद
सीधे कहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में, 2s के बाद फिर 2p में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का फीलिंग होगा। ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बन गया पूरा, अफबाउ प्रिंसिपल पूरा इसी पर डिटर्मिनेट। अब इसमें आपको ये चीजें बहुत सरल तरीके से बन जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, कभी कभी 4s 3p के पहले कर देते हैं, 5s 4p के बाद कर देते हैं, जो कि इसमें बहुत सारी भ्रामक स्थिति है। लेकिन यदि इस तरह से आप बना लेंगे कि 1s से 7 8s तक बना लेंगे, 2p से 7p तक बना लेंगे, 3d से 6d तक बनाएंगे, 4s 5s, तो इस तरह से आप क्रमिक रचना का निर्माण कर सकते हैं, और यही अफबाउ प्रिंसिपल बनाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4p के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5s के बाद 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4d के बाद 5p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5p के बाद 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4f के बाद 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5d के बाद 6p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6p के बाद 7s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 7s के बाद 5f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5f के बाद 6d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6d के बाद 7p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 7p के बाद अंतिम में 8s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये तो हुई क्रमिक रचना का निर्माण स्टूडेंट्स। अब इसको हम ये वेरीफाई करना है कि जो हमारा n+l रूल है ये क्या कहता है। ये दोनों इसी पर है आधारित, n+l रूल भी। व्हाट इज n+l रूल? n+l रूल का मतलब है, पहले ये मीनिंग समझ लीजिए कि n मींस क्या होता है, l मींस क्या होता है। तो n मींस होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स, n मींस क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस l मींस क्या होगा, ये हुआ स्टूडेंट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। l मींस दोनों की अलग अलग मीनिंग्स होती है। जो आपको क्वांटम नंबर में दोनों n+l रूल इसी पर डिपेंड होता है। अब जैसे हम कभी कभी स्टूडेंट से देखते हैं कि ये सिद्ध कैसे करेंगे कि हम 1s के बाद 2s 2p में कैसे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, उनकी एनर्जी लेवल का क्या क्रम है। तो यदि यही n+l रूल यदि नहीं होता तो हम ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, ये हम जानते हैं। क्योंकि अफबाउ का जो प्रिंसिपल है वह क्या कहता है कि जिसमें कम एनर्जी होती है, जिसमें कम एनर्जी होती है वह ज्यादा स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है। जिसमें कम एनर्जी होती है, तो कम एनर्जी किसमें है, 1s में, ठीक है ना। और फिर उससे ऐसे क्रम एनर्जी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है उसी तरह से एक बिल्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्बिटल का निर्माण हो जाता है, और इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कराते हैं। यही पूरा हमारा जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप पढ़े होंगे तो पूरा इसी पर आधारित है। इसके बिना कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे क्रोमियम है, आपका कॉपर है, और आपका गोल्ड है, पैलेडियम है, मॉलिब्डेनम है, ये एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस रूल का अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते हैं। उनमें क्या कारण है उसको हम आगे बताएंगे। पहले सबसे पहले n+l रूल पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि n+l रूल है, राइट स्टूडेंट।
तो इसके बाद हमने n और l की मीनिंग्स आपको बता दिया कि n और l जो है क्या है, क्वांटम नंबर से लिया गया है। तो यानी कि इसमें दो नियम हैं n प्लस l ग्रुप में। कौन कौन से दो नियम हैं? सबसे फर्स्ट रूल है कि जिसमें n प्लस l का टोटल यानी योग जिसमें कम आए उसको हम सबसे पहले भरेंगे, उस ऑर्बिटल को सबसे पहले भरेंगे। राइट? कैसे पहले भरेंगे? इफ पहला रूल, तो यदि n प्लस l का वैल्यू कम आए तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल को हम भरेंगे फर्स्ट पे। ये फर्स्ट रूल बताता है n प्लस l को। सेकंड रूल क्या बताता है कि इफ वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम, अब सेकंड रूल क्या बताता है n प्लस l का कि इफ वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम, जब सेम हो n प्लस l का तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जिसका n की वैल्यू कम हो उसको हम भरेंगे। यानी कि यदि n प्लस l इज सेम तो हम क्या करेंगे? जिसमें n की वैल्यू कम आएगी उसको पहले भरेंगे। अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन इसी से मिलाएंगे। राइट? वेरिफिकेशन हम इसी से मिलाएंगे कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स कैसे कौन भरा जाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल के आधार पे चलते हैं। पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जिसमें n प्लस l का वैल्यू कम आए तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल को भरेंगे। इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो इसका वेरिफिकेशन हम चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं 2s और 2p का। राइट? 2s और 2p का। राइट? अब इसका देखते हैं कि n प्लस l किसका कम है किसका अधिक है। राइट? तो हम यहां पे देखते हैं n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू s ऑर्बिटल में है तो 0, यानी कि इसका प्लस करने पे कितना आता है? 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। राइट? अब 2p का देख लेते हैं, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू p ऑर्बिटल में है। यदि इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है तो l की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो यहाँ पे अपन हम 1 लिखेंगे और इसको हम जब प्लस करते हैं तो कितना आया? 3 आया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि n प्लस l किसमें कम आया है? यानी कि 2s में कम आया है, 2p में 3 आया है। तो सबसे पहले कौन भरा जाएगा? अफबाउ का रूल हमारा क्या कहता है? अफबाउ का रूल ये कहता है कि जिसमें n प्लस l की वैल्यू कम आए उसको हम पहले भरेंगे और जिसमें ज्यादा आएगी उसको हम बाद में भरेंगे। तो सबसे कम किसमें आया है? 2s वाले में। तो यानी कि 2s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, फिर इसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा जो कि 2p की वैल्यू अधिक है, n प्लस l की वैल्यू अधिक है। राइट? तो हम सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2s में भरेंगे और 2p में बाद में भरेंगे। क्यों बाद में भरेंगे? क्योंकि इसमें n प्लस l की वैल्यू ज्यादा आई है, तो जिसमें ज्यादा आई है उसको हम बाद में भरेंगे। राइट? अब इस पर हम यदि दूसरे नियम पे चलते हैं, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? इफ वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम, जब n प्लस l की वैल्यू सेम होगी तो हम क्या करेंगे? जिसमें n की वैल्यू कम हो उसको पहले भरेंगे और जिसमें ज्यादा होगी उसको बाद में भरेंगे। अब चूंकि n प्लस l की वैल्यू सेम आएगी तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आप बाउल के जो n प्लस l का सिस्टम क्या है? वो क्या कहता है कि जिसमें n की वैल्यू कम हो। अब n की वैल्यू कहां से कम निकालते हैं वो आगे हम बताते हैं। देखिए सेकंड,
3p एंड 4s, 3p एंड 4s, इस बार देखते हैं कि कौन सबसे पहले भरा जाएगा, राइट। तो 3p में n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है, p सबसेल में है तो l की वैल्यू 1 मानी जाएगी, यानी कि इसको हम जब प्लस करेंगे तो 4 आएगा, राइट। इसमें देखते हैं 4s में, तो 4s में क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू क्या है 0, यानी कि 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स आपके मन में है कि दोनों सेम है, तब कौन सा आगे भरेगा, हो रहा ना। ये हमारा जो सेकंड रूल है n प्लस l का सेकंड रूल जो हमारा क्या कहता है कि यदि दोनों की वैल्यू सेम आती है तब हम क्या करेंगे, तो हमने ये भी बताया है कि देन वैल्यू ऑफ n इज लो, जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले भरेंगे। तो n की वैल्यू यहां n इक्वल टू 3 है, यहां से देखेंगे n की वैल्यू यहां से देखेंगे, राइट। तो n की वैल्यू 3 है इसमें, राइट। तो जिसमें कम होगा उसको पहले भरेंगे, यानी कि 3p वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे और 4s में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है, यानी कि n प्लस l रूल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बिना इसके हम किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सही एनर्जी का पता n प्लस l रूल ही बताता है, n प्लस l रूल ही बताता है कि कैसे हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है, कैसे सीक्वेंस में करना है, विदाउट सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस के आधार पर। और वो हमको कौन बताएगा सीक्वेंस, n प्लस l, यानी कि अफवाहों को हम n प्लस l रूल भी कहते हैं, ये भी स्टूडेंट्स ध्यान समझना है। तो इसमें स्टूडेंट्स अब आपसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसी भी तो कौन कौन से ऑर्बिटल का क्या क्रम है, इससे वेरिफिकेशन भी हो गया n प्लस l रूल के आधार पे, और ये क्रमिक रचना जो है तो किस तरह से हम भरेंगे, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम है, एलिमेंट्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर ही होता है, और उसका वेरिफिकेशन कौन करता है, उसका वेरिफिकेशन हमारा n प्लस l रूल ही करता है। इसी के आधार पे हम इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपसे बन जाएगा, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन अफबाउ रूल का फॉलो नहीं करते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो उसको अपन यहां पे देखते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो जैसे क्रोमियम, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, सिल्वर पैलेडियम हो गया, पीजी। इतने जो मोस्टली स्टूडेंट मतलब एलिमेंट्स हैं ये अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते हैं। अब ये कह नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए है। ये तो अपन को पता चल गया कि हाँ ये एलिमेंट्स अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, तो उसमें एक रूल बताया गया है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स अंतिम कक्षा में जाते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, उनमें मोर स्टेबल कौन कौन से होते हैं उसके आधार पर तय होता है, यानी कि जो ज्यादा स्थायी होता है, कौन कौन से ज्यादा स्थायी होते हैं। एक रूल है कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड, यानी कि आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन और फुल फिल यानी कि पूर्ण रूप से भरे हुए जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पूर्ण रूप में भरे हुए ऑर्बिटल वो ज्यादा स्थायी होते हैं। और उसी के रूल के आधार पर ये अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो ना करके ये उस रूल के आधार पर यानी कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड,
ये स्टूडेंट्स दो रीजन है। कौन कौन से दो रीजन है? फुल फील्ड और दूसरा रीजन है हाफ फील्ड। इसका क्या मतलब होता है कि पूरे भरे हुए ऑर्बिटल और आधे भरे हुए ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होते हैं। इसी कारण से यह अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो ना करके ये रूल फॉलो करते हैं। इसके कारण से इनमें एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन एलिमेंट्स हैं अपवाद वाले तत्व। कौन कौन से हैं? क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी बहुत एलिमेंट्स हैं, आपकी कुछ एक्टिनाइट में मिल लेंगे। तो ये दोनों रीजन, अब ये दोनों रीजन होते कैसे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो चूंकि सिस्टम है कि जो फुलफिल्ड है और आधे भरे हुए, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कैसे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, कैसे हाफ फिल्ड है? तो इसको इस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे वाले जब ऑर्बिटल हो तो उसे हम आधे भरे हुए ऑर्बिटल कहते हैं, राइट। और यदि इस तरह का ऑर्बिटल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फुलफिल्ड, यानी कि पूर्ण रूप में भरे हुए ऑर्बिटल। जब इस तरह के ऑर्बिटल यदि आप देखेंगे तो वह इस फुलफिल्ड और हाफ फील्ड, यानी कि अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो ना करके वो इसको स्टेबल, ये दोनों स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो जो अधिक स्थायी होते हैं उनमें ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं इन अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि उनमें रीजन क्या है। भाई फॉलो तो नहीं करते हैं तो उसमें कारण क्या है, कारण ही बताना है। तो कारण ये है कि आधे भरे हुए और पूर्ण रूप से भरे हुए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वह मोर स्टेबल यानी कि ज्यादा स्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? मोर स्टेबल, और ये भी मोर स्टेबल होते हैं। ये भी मोर स्टेबल होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे, यानी कि इन नियम के आधार पर भरे जाएंगे, ना कि अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर भरे जाएंगे। तो इस पे स्टूडेंट्स विशेष रूप से ध्यान देना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे n+l रूल फॉलो होता है, कहां पे अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो होता है, कहां पे ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला रूल फॉलो होता है, इस पे जरूर ध्यान देना है। और लगभग मैंने ये फोकस किया है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर रीजन पे हमने बताया है इसको। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स अफबाउ प्रिंसिपल। अब हम एक दो एलिमेंट्स का लेते हैं एग्जांपल और इस तरह से बनाते हैं कि कैसे कैसे इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, तो ये भी अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लीजिए कि अपन को बनाना है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12। हम मैग्नीशियम का मान लो कि जानते हैं टोटल नंबर कितना होता है, एटॉमिक टोटल, तो टोटल नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 12 हो गया। एलिमेंट्स का सिंबल जानते हैं मैग्नीशियम, लेकिन ये नहीं जानते कि मान लो कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन छपेंगे, ठीक है ना। तो वो ये रूल फॉलो करेगा, इसके आधार पर अपन स्टूडेंट करेंगे। तो इसको हम लर्न भी करना है, याद भी कर लेना चाहिए। मान लीजिए यदि नहीं बनता है तो आप इस तरह से बना करके इसको इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस बना सकते हैं, और सीक्वेंस यही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा है 1s, तो यहां पे हम लिखेंगे 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब इसके बाद चलते हैं 2s में। 1s के बाद क्या आएगा? 2s², 2s2 एंड 2p6, 2p6 एंड 3s2। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये देखिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, राइट। 3s अंतिम है, मैग्नीशियम चूंकि 12 भी होता है एटॉमिक नंबर,
तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं। यदि हमसे अफबाउ प्रिंसिपल बन जाएगा तो किसी भी एटम का आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां कुछ ऐसे एक्सेप्शन मिलेंगे वो भी हमने बता दिया कि यदि हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल बन गए तो वहां पे हम फुल फील्ड वाला मतलब अलाउ करेंगे, वहां पे वो वाला रूल अलाउ होगा, वहां ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो लगभग आपसे जितने भी एलिमेंट्स हैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते बन जाएगा। यदि आपसे ये बन गया, यदि आपसे ये बन गया तो आपसे ये फॉर्मेशन बन जाएगा, राइट। इसके आधार में अब आज का जो तभी टॉपिक है ये वाला अफबाउ प्रिंसिपल, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, व्हाट इज पाउलीज? पाउलीज क्या है? पाउलीज यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जो कि ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, 1926 में उन्होंने, उनका नाम था डब्ल्यू पाउलीज। डब्ल्यू पाउलीज ने एक ऐसे प्रिंसिपल का फॉर्मेशन किया जो कि हमें ये बताता है कि जो एल एजीमुथल जो हमारा क्वांटम नंबर है वो ये बताता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो के एल एम एन ओ पी क्यू है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पे जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अलग है। इसकी थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, डिफिनीशन क्या है? तो पाउलीज ने ये बताया है कि किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है। इसको समझिए स्टूडेंट्स, किसी भी एटम की किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है। ये थ्योरी है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्होंने ये बताया है। जैसे एटम में किसी भी, मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में, और उनकी जो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं, यानी कि क्वांटम नंबर्स, यानी कि क्या बताता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा, कि किसी भी एटम के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी चारों क्वांटम नंबर यानी कि ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है। ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो पीरियोडिक टेबल है इन्हीं के आधार पे है। यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारा, जो हम उसमें उसकी वैल्यू अभी हम बताएंगे कैसे कैसे निर्धारित होती है, उसको भी अपन को देखेंगे। तो कैसे सेम नहीं सकती है उसका थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम हीलियम का बना रहे हैं, सपोज करिए हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में रहेंगे। अब इसका हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है, उसमें ये पता करना है कि वास्तव में इन्होंने जो कहा वो सही है कि नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू निकालना है। n इक्वल टू क्या है? 1, यहां पे लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो l की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
एल की वैल्यू ये देख रही है कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। यदि एस में है तो एल की वैल्यू 0 होती है, 0, राइट। फिर एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यदि एल इक्वल टू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 मानी जाएगी और एस की वैल्यू क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। कौन सा है? क्लॉकवाइज है, यानी अपवर्ड है। यदि अपवर्ड या क्लॉकवाइज रहेगा तो +1/2 होगी एस की वैल्यू। ये हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। यानी कि पहला ये है और दूसरा ये। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1, राइट। और l की वैल्यू क्या मानी जाएगी? क्योंकि अभी s सब सेल में है, यदि s में है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, राइट। तो यदि l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी 0 होगा और यदि m इक्वल टू 0 है तो s का मान चेंज हो जाएगा। s का मान कैसे चेंज होगा? क्योंकि डाउनवर्ड है और एंटी क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा -1। ये जो स्टूडेंट्स पाउलीज ने यही बताया कि यदि ये तीनों चीजें सेम हैं तो ये चीजें जरूर परिवर्तित हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएगा, s की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तीनों सेम है तो s की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही पाउलीज ने बताया कि यदि किसी भी एटम की 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम नंबर्स में यदि 3 मान लो सेम है तो s का मान जरूर परिवर्तित हो जाएगा। ये हमें पाउलीज बताता है। इसीलिए पाउलीज का जो एक्सक्लूजन थ्योरी है वो इसी पर डिपेंड करती है कि किसी भी एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। देखो यहां पे स्टूडेंट 3 सेम है तो s वाला चेंज हो। अब इससे हमें कभी हमने जो बताया था, चर्चा कर रहे थे कि जो L है यानी कि सेल KLMN, राइट, 4 जो सेल होती हैं, 7 सेल होती हैं, लेकिन जो 4 सेल इसमें थोड़ा सा अलग है, उसकी वैल्यू को बताते हैं कैसे कैसे इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, ये ध्यान देना है। ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं पहले एल सेल के लिए। स्टूडेंट्स KLMN है ना, तो एल सेल में देखते हैं के में तो 2 ही होता है, 2 से ज्यादा होगा नहीं के सेल में। एल सेल की मैं बात कर रहा हूं कि एल सेल में हम कैसे निर्धारित करेंगे कि NLM की वैल्यू क्या हो, राइट। तो इसको हम निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, एल सेल में ये NLMS, ये क्या है स्टूडेंट्स? क्वांटम नंबर। ये क्या है? क्वांटम नंबर। तो जब एल सेल में होगा तो एल की वैल्यू 2, एन की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। आपको क्वांटम नंबर में विस्तृत बताया गया है। तो यानी कि एन की वैल्यू वहां पे जब एल सेल में रहेगा, हमको एल सेल के सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालना है अलग अलग करके। यानी कि हमको ये पता करना है कि एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है ना। वैसे पहले हम क्या पता करते थे कि KLL में 18, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज करके, राइट, KLM इसे पता करेंगे। तो KLM कैसे निकालेंगे? ये हो गया आपका L इक्वल टू 2। अब L की वैल्यू हम कैसे करेंगे? जीरो या S का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यानी कि L सेल में L उसमें आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर में जब S सब सेल होगा तो उसकी वैल्यूज क्या निर्धारित होगी? उसकी वैल्यूज क्या निर्धारित होगी? तो उसकी वैल्यू ये निर्धारित होगी
जीरो या एस, जीरो या एस, राइट। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, 1 या p, यानी कि 1 होती है, यदि p सबसेल में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या माना जाएगा, 1। इसको अलग अलग करके हम बता रहे हैं। अब m में यदि l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी 0 माना जाएगा। यदि l इक्वल टू है तो l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू 0 भी माना जाएगा। और यदि p सबसेल में तो l इक्वल टू 1 है तो m के कितने वैल्यू निर्धारित की गई है, p के 3 वैल्यू निर्धारित की। कौन कौन से हैं, -1, 0 एंड +1, 3 वैल्यू यदि p सबसेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर इसके बाद s में है तो क्या हो जाएगा, +1/2 एंड -1/2। इसी तरह से इसमें +1/2 एंड -1/2। इसी तरह से इसमें +1/2 एंड -1/2। इसी तरह से इसमें +1/2 एंड -1/2। ये हुआ। अब हम इसको स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, यानी सबसे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इस सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, और s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, तो प्लस जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। इससे हम निकाल लिए कि L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 6 to 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम M सब सेल में, यानी कि M सेल में देखेंगे M कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, राइट। इसी के आधार पर M सेल में हम निकालेंगे। अब जब M सेल में है तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, वहां पे d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि d ऑर्बिटल में है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, d, यानी कि 2r/dr, ठीक है ना। L की वैल्यू 0s यानी 1 और 2, ये हम किसमें, M सेल में निर्धारित करेंगे। M सेल में ये पता करेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, राइट। तो उसको अपन यहां से निर्धारित करेंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि -2, क्योंकि और सब वैल्यू सेम है, हमें किसमें परिवर्तन करना है, इस वाले में परिवर्तन करना है। -2, -1, 0, +1 एंड +2। d ऑर्बिटल में आ गया ना, तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसके आधार पर अपन देखेंगे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ये हो, अब इसमें हम s ऑर्बिटल की जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू को निर्धारित करेंगे। +1/2 एंड -1/2, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2, +1/2। ये हो गया, हमने इस स्पिन क्वांटम नंबर की सभी वैल्यू को डिटरमिनेट कर दिया। अब इसमें हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कितने होंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और d ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें आप टोटल ऐड करिए तो कितना आ रहा है, 6 to 8 और +10,
यानी कि इक्वल टू कितना हुआ 18। टोटल m सेल में कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे m सेल 18 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमने ये पता कर लिया कि किस सेल में मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर के आधार पर ये निकलता है। यदि तो इससे हम ये पता कर लेते हैं कि